नमस्कार और आदाब दोस्तों, मैं हूं आपके साथ संजय सिन्हा। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, स्पॉन्सर्ड बाय माही बैंक्वेट हॉल, निघा मैरिज हॉल। आइए सबसे पहले बंदगी की बात करते हैं। कहते हैं बंदगी में इश्क की दीवानगी पैदा करो, बंदगी में इश्क की दीवानगी पैदा करो, एकदम दुआओं में असर आ जाएगा। आइए, अभी हम बात कर रहे थे बंदगी की, अब सीधे सीधे आपको पॉलिटिक्स से जोड़ते हैं, सियासत से जोड़ते हैं। पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स के बारे में अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल में पॉलिटिक्स का जो समीकरण है वो पल पल बदल रहा है। कभी भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के कैडर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं और तृणमूल कांग्रेस के कैडर और नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। यही चल रहा है और आज भी हमारे पास खबर आ रही है कि पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में भारतीय जनता पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया है। बात करें अगर पॉलिटिक्स की, पश्चिम बंगाल की राजनीति की, तो पश्चिम बंगाल में इस बार जीत किसी के लिए भी आसान नहीं साबित होगी। भारतीय जनता पार्टी के लिए भी इस बार जीत आसान नहीं साबित होगी। आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास अभी भी पश्चिम बंगाल में अच्छे कैडर नहीं है, अच्छे लोग नहीं हैं जिसकी बदौलत चुनाव जीते जाते हैं। अच्छे कैडर जब तक आपके पास नहीं होंगे आप चुनाव नहीं जीत पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के पास अभी भी कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसे मुख्यमंत्री के तौर पर पेश किया जा सके, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के पास एक ऐसा चेहरा है जिसे मुख्यमंत्री के तौर पर लोग स्वीकार कर लेंगे सहज ही। ममता बनर्जी एक बड़ा नाम है, जुझारू नेत्री हैं, जमीन से जुड़ी हुई नेत्री हैं। यही वजह है कि कई मोर्चों पर भारतीय जनता पार्टी पिछलती दिख रही है और पीछे दिख रही है, जबकि तृणमूल कांग्रेस जद्दोजहद कर रही है और हो सकता है तृणमूल कांग्रेस को बड़ी सफलता भी मिल जाए। और आपको बता दूं कि 22 फरवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल आ रहे हैं। बंगाल दौरे के बाद हो सकता है पश्चिम बंगाल में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दे चुनाव आयोग। इस तरह का अंदेशा है, इस तरह की संभावना जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि 22 फरवरी के बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। आइए इसके बाद फिर से एक बार आपको जोड़ते हैं सियासत की तरफ। सियासत की हम बात कर रहे थे, सियासत पे हम आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन आपको पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर जो लोगों में नाराजगी दिख रही है उसकी बात करते हैं। रानीगंज से हमारे पास खबर आ रही है। बंगाल के रानीगंज संवाददाता ने यहाँ के लोगों से बातचीत की और जानना चाहा कि वह क्या सोच रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम अचानक बढ़ गए हैं और इसकी वजह से लोगों का पॉकेट भी ढीला हो रहा है। इसे लेकर यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, उनकी क्या राय है, ये जानना चाहा हमारे संवाददाता ने। खास बात इंडिया पे आपका स्वागत। मैं जाहिद अनवर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रानीगंज के पेट्रोल पंप पर, जहाँ डीजल और पेट्रोल का दाम दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है और इस बढ़ोतरी के लिए हमने कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जो दाम दिन ब दिन बढ़ रहा है लोगों को क्या परेशानी हो रही है डीजल और पेट्रोल पर, और सरकार द्वारा क्या काम चल रहा है और किस किस चीज़ का दाम बढ़ते जाएगा, हम दिखाएंगे खास बात इंडिया पे। तो बने रहे हमारे साथ। खास बात इंडिया, मैं जाहिद अनवर। क्या रेट है कल से? मोटा मोटी 50 पैसा करीब बढ़ गया, 50-60 पैसा, और ये मोटा मोटी डेली तो बढ़ते जा रहा है। और अभी लग रहा है कि हम लोग गाड़ी छोड़ के पैदल चलना पड़ेगा। ऐसा जो हालत हो रहा है, पेट्रोल का दाम एकदम आग लग गया है। पहले दाम बढ़ा नहीं था, अचानक इतना दाम बढ़ते जा रहा है खाली। अब पेट्रोल पंप वाले लोगों का कहना भी है कि 100 रुपया तक भी जाएगा तो मतलब सेंचुरी पार करेगा। ये सचिन तेंदुलकर का भी सेंचुरी, मतलब उसका ही बाप हो गया है। तो अब लग रहा है हम लोगों को, तो क्या होगा इससे आप लोगों को? हम लोगों को तो क्षति हो रहा है, हम लोग पैदल चलना पड़ेगा और क्या। रोड में अब लग रहा है अब बैलगाड़ी या साइकिल गाड़ी से चलना पड़ेगा लास्ट में, गाड़ी छोड़ के हम लोग को। तो सरकार को बोलना चाहते हैं इसमें कुछ किया जाए। जो इतना टैक्स बढ़ा रहा है, जो एक्साइज ड्यूटी सब बढ़ाते जा रहे हैं, पेट्रोल डीजल में सब में, इसमें कमाना चाहिए सरकार को। कुछ अपने बियर करना चाहिए कॉस्ट को इसमें, और पब्लिक के ऊपर भार कुछ कम करना चाहिए इसका। क्या नाम है? मेरा नाम अभिषेक। तेल भराने है। कौन सा गाड़ी तुम्हारा? यही वाला। क्या भरता है इसमें, पेट्रोल या डीजल? डीजल। डीजल तो डीजल मैंने क्या रेट चल रहा है? डीजल का तो बहुत दाम बढ़ गया, इतना दाम बढ़ गया कि हम लोग को गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया। जा रहा है कि 100 रुपया लीटर हो जाएगा। कितना लीटर हो जाएगा? 100 रुपया। अभी कितना चल रहा है? अभी तो 82 रुपया कुछ पॉइंट चल रहा है। इससे तुम लोग क्या परेशानी है? परेशानी बहुत है, भाड़ा वही है, डीजल का दाम बढ़ते जा रहा है, पार्टी देने का नाम नहीं लेता, गाड़ी चलाने में दिक्कत होता है, बहुत सब परेशानी है। हो गया है? नहीं, वैसा तो जैसा दाम बढ़ेगा फिर गाड़ी तो किस्ती भरना मुश्किल हो जाएगा, चलाना तो दूर का बात। इससे खर्चा उर्चा भी निकल रहा है? नहीं, खर्चा कुछ नहीं निकल रहा, जो आ रहा है घर से जा रहा है। क्या नाम है? शैलेंद्र कुमार यादव। अभी चल रहा
आज का तो रेट है, डीजल का रेट है 82 रुपये 92 पैसा, पेट्रोल का रेट है 90 रुपये 26 पैसा, पावर का रेट है 93 रुपये 68 पैसा। कल का रेट था, पेट्रोल का था 8999 और डीजल का था आपका 82 रुपये 63 पैसा और पावर का था 93 44। डेली का देखिए 25-30 रुपये पैसा करके बढ़ रहा। तो क्या अंदेशा है ये, मैंने कहाँ तक कितना तक जाएगा? हमारा ख्याल से तो 100 पार कर जाएगा। 100 पार कर हाँ जाएगा। हाँ। अभी तक मैंने सेल में कुछ आप लोगों का कुछ ना इफेक्ट उतना तो नहीं गिरा है, हाँ, लेकिन जो अवस्था है गिरने वाला है। हाँ, तो इसमें आप लोग मैंने लोग को तो राय मैंने कमना चाहिए, कमने से थोड़ा बहुत और सेल भी बढ़ेगा, दूगो गरीब आदमी भी गाड़ी लेके चला भी सकता है। हाँ मैंने आप 100 रुपये हो सकता है। हाँ हाँ हाँ, कमने का तो आशा हम देख रहे हैं। कितना हो सकता है अंदाज? मोटा मोटी डीजल 100 का पार होगा। पेट्रोल? हाँ, जैसे बॉम्बे महाराष्ट्र में तो सेंचुरी कैरी दिया है पेट्रोल में। हाँ, क्या नाम है? वह चंदन दास। पश्चिम बंगाल में वामपंथी दलों से जुड़े छात्र संगठनों के लोगों ने आज जबरदस्त प्रदर्शन किया, विरोध जताया। आपको जानकारी दे दूं कि नवान्न आंदोलन के दौरान वामपंथी पार्टी से जुड़े छात्र संगठन के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर लाठियां भांजी गई। बंगाल पुलिस ने लाठियां भांजी, जिसकी वजह से काफी संख्या में छात्र घायल भी हुए। कोलकाता में लाठीचार्ज किया गया, लाठियां चटकाई गई, जिसकी वजह से कई छात्र नेताओं को गंभीर चोटें भी आई और जिनमें से एक कार्यकर्ता की मौत हो गई है। मैदुल इस्लाम मिद्धा, जो बांकुड़ा का रहने वाला है, उसकी कोलकाता के एक निजी अस्पताल में मौत हो गई। इसके बाद से वामपंथी संगठनों की तरफ से लगातार विरोध प्रदर्शन किए गए। आज सुबह से ही वामपंथी संगठनों और छात्र संगठनों की तरफ से विरोध जताया गया, रास्ते रोके गए, जगह जगह जाम किए गए। और आप देख सकते हैं दृश्यों में आसनसोल से जुड़ी ये खबरें हम आपको दिखा रहे हैं कि आसनसोल में भी किस तरह से यहां प्रदर्शन किया गया और मार्ग अवरुद्ध किया गया और जिसकी वजह से वाहन खड़े हो गए, वाहनों को खड़ा रहना पड़ा, आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यहां छात्र संगठन और वामपंथी दलों के नेताओं में काफी नाराजगी देखी गई। इन दृश्यों में हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहां लोग नाराज हैं। वामपंथी दलों से जुड़े नेताओं में काफी नाराजगी। हमने आपको कहा था कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के एन पहले इस तरह का आंदोलन और इस तरह से एक मौत हुई है। एक छात्र नेता की, छात्र संगठन से जुड़े एक कार्यकर्ता की मौत हो गई है। आपको बता दूं कि 2013 में इसी तरह से डीवाईएफआई के एक छात्र नेता सुदीप्तो गुप्ता की भी मौत हो गई थी और इस बार फिर से एक उबाल दिख रहा है और वामपंथी संगठनों की तरफ से आज प्रदर्शन किया गया। आप लोग जानते हैं कि 11 फरवरी डीवाईएफआई 10 वामपंथी छात्र युवक संगठन का तरफ से नवान्न अभियान का बुखार था। हम लोग गए थे, कोई हिंसा छड़ाने का हम लोग का उद्देश्य नहीं था, लेकिन ये ममता बनर्जी की सरकार इतना डरपोक है, हम लोग नहीं जानते थे कि ये लोग जो काम के मांग पर जो छात्र युवा कलकत्ता का राजपथ में एक सुंदर एक जुलूस कर रहे थे, उसका ऊपर पुलिस ब्रूटल पुलिस अटैक और जालियाना बाग को ये दूसरा बार याद करा दिए हैं। हम लोग का जो साथी है कॉमरेड मोहिदुल इस्लाम उस दिन हम लाठी का पुलिस है उसको ऐसा तरह से मारा कि उसका किडनी में बहुत जोर से आघात लगा है। वो आज सुबह हम लोग को छोड़ के चले गए। ये हम लोग के लिए एक दुख भरा दिन है, लेकिन ये दिन हम लोग पुलिस प्रशासन के लिए एक चेतावनी भी रखना चाहते हैं कि ये ना सोचे कि पश्चिम बंगाल का जो छात्र जौवन काम मांग के लिए रास्ता में उतर सकता है, वो किसी हद तक जा सकता है। आज यहाँ पे एक प्रतिवाद सभा हो रहा है, आगे का कर्मसूची हम लोग का चलता रहेगा। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम विक्टर आचार्य। आप किस पद पे हैं अभी? और डीआईएफआई आसनसोल 1 नंबर लोकल कमेटी का सेक्रेटरी। कोलकाता में नवान्न घेराव के दौरान वाम संगठन से जुड़े छात्र संगठन का एक सदस्य बुरी तरह पिटाई का शिकार हुआ। पुलिस ने उसकी पिटाई की, उसके बाद कोलकाता के निजी अस्पताल में उसकी मौत हो गई। इसके बाद पूरे प्रदेश में वाम मोर्चे से जुड़े नेताओं ने प्रदर्शन किया। हमारे संवाददाता प्रेमांशु बनर्जी ने बात की आसनसोल में वरिष्ठ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता पार्थो मुखर्जी से। सर, आज पता चला कि जो वामपंथी कर्मी थे मोहिदुल इस्लाम, उनकी आज कोलकाता में मौत हो गई। तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? মানে স্টেট স্পন্সর্ড মার্ডার, রাষ্ট্রের
পরিচালিত খুন, এই খুনের বিরুদ্ধে আমাদের ছেলেরা রুখে দাঁড়াবে এবং এই সরকার বর্বরতার চরম নিদর্শন, চাইতে গিয়েছিল কাজ, খুন হয়ে ফিরল। अच्छा, तो आप इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? রাষ্ট্র, মমতা ব্যানার্জি মুখ্যমন্ত্রী, তিনি নিজে দায়ী এবং রাষ্ট্র নিজে দায়ী। একটা বাচ্চা ছেলেকে খুন করার ব্যাপারে তিনি নিজে দায়ী। हम लोग को पता चला है कि वो अपने परिवार के एकमात्र रोजगार करने वाले इंसान थे। अब उनके एकमात्र। परिवार का क्या होगा? সেটা আমাদের দল আছে, আমাদের সংগঠন আছে, আমরা বৃহত্তর পরিবার। এই পরিবারের অংশের কোথাও কোনো ক্ষতি হলে আমরা পাশে থাকি, আমাদের পরিবারকে আমরা দেখবো, এই নিয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। तो आपको क्या लगता है कि अब जो वामपंथी लोग हैं, वामपंथी आप लोग जो नेता या कर्मी हैं, वो इसके बाद अब क्या करेंगे? आप लोग, आपका अगला कदम क्या होगा? আপাতত আজ রাস্তা অবরোধ, রোড ব্লকেজ, মুভমেন্ট, মানুষের কাছে প্রচার, ওদের হিংস্রতা সম্পর্কে জানানো, এটাই আমাদের প্রধান কাজ। अच्छा सर, हम लोगों ने देखा कि दिल्ली में जब किसान आंदोलन कर रहे थे उन पे पुलिस ने ये किया, लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। यहाँ भी ये किया गया, आप लोगों का ये आरोप है। तो क्या आप लोग इस बारे में आपका क्या कहना है? দিল্লি এবং রাজ্য যাহাই ছাপ্পান্ন তাই নবান্ন, এই ছিল স্লোগান। ফলে উভয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, দুটোই হিংস্র, দুজনের মধ্যে একটা গোলবন্ধন আছে এবং এটা আমরা বুঝতেও পারছি, হিংস্রতায় দুজনেই সমান। आपको क्या लगता है कि इसका असर आने वाले चुनाव में पड़ेगा? আমরা মানে এ ব্যাপারে আন্দোলন এবং আলোচনার পর আমরা সমস্ত বিষয়টা হচ্ছে যে ঘোষণা করব। ঠিক আছে, थैंक यू सर। आपका परिचय? পার্থ মুখার্জি, জেলা সম্পাদক মন্ডলীর তরফ থেকে সিপিআইএম পশ্চিম বর্ধমান। थैंक यू सर। कुल्टी में वाम संगठनों की तरफ से प्रदर्शन किया गया। कोलकाता में वाम संगठन से जुड़े एक कार्यकर्ता की मौत हो गई और मौत के बाद काफ़ी नाराज़गी पसर गई और पूरे प्रदेश में आज वामपंथी संगठनों की तरफ से प्रदर्शन किए गए और विभिन्न थानों को ज्ञापन सौंपा गया, थानों के समक्ष प्रदर्शन किया गया। और इसी क्रम में हमारे पास खबर आ रही है कुल्टी से, कुल्टी में भी यहाँ जमकर प्रदर्शन किया वामपंथी संगठन के कार्यकर्ताओं ने, समर्थकों ने। और यहाँ सुजित भट्टाचार्य जो यहाँ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं, यहाँ मौजूद थे और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के युवा नेता देवानंद प्रसाद भी यहाँ मौजूद थे। और इन नेताओं की मौजूदगी में, इनके नेतृत्व में यहाँ ज़बरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया गया और यहाँ थाने के समक्ष भी यहाँ प्रदर्शन किया गया, कुल्टी थाना, और यहाँ नियामतपुर फाड़ी के समक्ष भी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। সকলের উদ্দেশ্যে বলতে চাই, আমাদের মার্জনা করবেন, আমাদের কাছে বিকল্প পথ নেই। সরকার বসে আছে যার কাছে ছাত্র যুবরা नहीं दिया। इतना पुलिस का निर्ममता भारतवर्ष के किसी और राज्य में है क्या? और हमें है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हेरफेर किया जाएगा। हम लोगों को संदेह है कि हट जाए। इसीलिए साथी हम लोग बोलना चाहते हैं, इस सड़क जाम के वजह से जिन लोगों को भी तकलीफ। आपको दिखाएंगे जामुड़िया की कुछ खास तस्वीरें, जामुड़िया से जुड़े कुछ खास दृश्य जहां वामपंथी संगठन से जुड़े नेताओं ने प्रदर्शन किया। यहां विशेषकर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से प्रदर्शन किया गया और यहां माकपा नेता मनोज दत्ता और तापस कवि दिखाई दे रहे हैं। इन नेताओं की उपस्थिति में यहां आंदोलन किया गया। आपको एक बार फिर से बता दूं कि कोलकाता में नवान्न घेराव के दौरान वामपंथी संगठनों की तरफ से यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा था और नवान्न घेरने जा रहे थे छात्र। इसी दौरान पुलिस ने लाठियां चटकाई और इसी क्रम में एक छात्र बुरी तरह घायल हो गया, उसे अस्पताल में दाखिल कराया गया जहां उसकी मौत हो गई। मौत के बाद प्रदर्शन किया जा रहा है और जामुड़िया में भी जमकर प्रदर्शन किया गया और राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया गया। आप सीधे सीधे हमारे खास बात इंडिया के फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं। हमने बातचीत की, एक वामपंथी नेता, वाम फ्रंट के नेता से बातचीत की और बातचीत के क्रम में उनसे ये जानने की कोशिश की कि इस घटना को लेकर किस तरह की रणनीति बनाई जा रही है। बहरहाल हम आपको दिखा रहे हैं कि जामुड़िया में किस तरह से प्रदर्शन किया गया। ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছিল, কি হলো? ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে। ডেপুটেশন আমরা আমাদের থানাতে দিয়েছি, জামুড়িয়া থানাতে। গোটা পশ্চিমবাংলা জুড়েই আজকে প্রত্যেকটি জায়গাতে, প্রত্যেকটি থানাতে আমাদের ডেপুটেশন চলছে। ডেপুটেশন বলতে আমরা এফআইআর করছি এই জন্য গত 11ই ফেব্রুয়ারি
শুধুমাত্র ছেলে মেয়েদের শিক্ষা এবং কাজের দাবিতে, অর্থাৎ যারা বেকার যুবকরা রয়েছে, মমতা ব্যানার্জি বলেছিলেন যে তিনি প্রায় 80 লক্ষ মানুষকে চাকরি দিয়েছেন, কাজ দিয়েছেন, বলেছিলেন 99% তার কাজ শেষ। কিন্তু বাস্তবতা কি, আজ প্রায় 10 বছরের শেষের সময়ে আমরা সেটা দেখতে পাচ্ছি। এবং আমরা শুধুমাত্র বলেছিলাম যে একটা কাগজ আমরা নবান্নতে দিতে চাইছিলাম যে আমরা এত এত বেকার রয়েছি, যারা শিক্ষিত, যারা যোগ্য, তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে, কিন্তু দিনের পর দিন সেটা হচ্ছে না। আমরা দেখতে পাচ্ছি এসএসসি দীর্ঘদিন ধরে 5 to 8 আজ প্রায় 8 বছর হয়ে গেল, তার কোনো রেজাল্ট হলো না, পরীক্ষা নতুন করে হচ্ছে না। পিএসসি বলুন, রেল বলুন, ব্যাংক বলুন, কি কেন্দ্র সরকার কি রাজ্য সরকার, এই বিষয়গুলোকে নিয়ে আমরা নবান্ন অভিযানে গেছিলাম। অভিযান বলতে কি না, আমাদের সাথে সাদা ঝান্ডা ছিল আর একটা কাগজ ছিল। আমরা কোনো বাইরের জায়গায় নয়, আমাদের পশ্চিমবাংলায় নিজের মাটিতে, সেখানে আমরা গিয়েছিলাম আমাদের যিনি হেড মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে জানাতে, তাকে খবর দিয়ে। কিন্তু তিনি কি করলেন না, তিনি তার যে টিগার হ্যাপি যেটাকে বলা হয়, প্রশাসনের হেড হয়ে তিনি বললেন কি এই ছেলে মেয়েদেরকে মারো। মারো মানে এমন মারো যে যেন পৃথিবী থেকে চলে যায়। আমরা তো শুধুমাত্র বামপন্থী যুব সংগঠনের জন্য যাইনি, আমরা গেছিলাম পশ্চিমবাংলার তথা ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি ছেলে মেয়েদের যেখানে কর্মসংস্থান পশ্চিমবাংলায় রয়েছে, সম্ভাবনা আছে, সেইগুলো করানোর জন্য দাবি রেখেছিলাম। কিন্তু তিনি তো সেটা করলেন না। তিনি আমাদের একেবারে বলতে পারেন জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের মতো চারিদিক ঘিরে ধরে স্টিলের ব্যারিকেড করে লাঠি, টিয়ার গ্যাস, জল কামান কিছু বাদ দেননি। এতটুকু করুণা ছিল না, একটা হসপিটালে নিয়ে যাওয়ার জন্য যে কমরেড মারা গেলেন, তাকে একটা হসপিটালে নিয়ে যাওয়ার জন্য অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করা হলো না। আমাদের কমরেডরা ভ্যানে করে নিয়ে গিয়ে জানাতে হলো মমতা ব্যানার্জিকে আমি পরিষ্কারভাবে বলতে আছি, আপনি যত চাইবেন তত রক্ত আমরা দেব, যত চাইবেন যেখানে চাইবেন আমরা দেব, কিন্তু এইটুকু জেনে রাখুন আমরা কিন্তু আপনাকে দিয়েই কাজ করিয়ে ছাড়বো, ছেলে মেয়েদেরকে চাকরি আপনাদেরকে দিতেই হবে। যদি না পারেন তাহলে জেনে রাখুন ওই 14 তলা থেকে আমরা ডিওয়াইএফআই বামপন্থীরাই আপনাকে উৎখাত করব, একদম পরিষ্কার দৃঢ় কণ্ঠে আপনাদেরকে জানিয়ে রাখলাম। দাদা, জামুরিয়া থানাতে আপনার এফআইআর রিসিভ হয়েছে? হ্যাঁ হয়েছে, এই কপি আমার কাছে রয়েছে, আমরা সেই এফআইআর কপি দিয়েছি, এই কপি আমরা দিয়েছি, তার কপি আমাদের কাছে রয়েছে। আমার পরিচয় হচ্ছে, আমি অজয় পশ্চিম জামুরিয়ার ডিওয়াইএফআই লোকাল কমিটির সম্পাদক এবং জেলা সম্পাদक मंडली सदस्य पश्चिम बर्धमान जिला। आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के प्रशासनिक बोर्ड की सदस्य तबस्सुम आरा ने आज अपने कार्यालय में कुल्टी स्थित अपने कार्यालय में कुल्टी में आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बोरो कार्यालय 9 और 10 के सफाई कर्मचारियों को फूड पैकेट्स दिए, उन्हें चना और गुड़ दिया गया। इस मौके पर उन्होंने इन सभी सफाई कर्मचारियों को अपनी शुभकामनाएं भी दी। बोलपुर के सांसद और वरिष्ठ तृणमूल कांग्रेस के नेता असीत पाल आज रानीगंज पहुंचे। रानीगंज के तिलक पुस्तकालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उनका पुरजोर तरीके से स्वागत किया गया। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से यहां कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में असीत पाल ने अपनी बातें रखी। उन्होंने खास तौर से यहां के लोगों को बताया कि तृणमूल कांग्रेस एक सच्चा विकल्प है, एक अच्छा विकल्प है और उन्होंने सीधे सीधे निशाना भी साधा भारतीय जनता पार्टी सरकार पर। और इस मौके पर
तृणमूल कांग्रेस के युवा विंग के अध्यक्ष रूपेश यादव मौजूद थे और तृणमूल कांग्रेस के नेता संदीप भानुटिया भी इस मौके पर मौजूद थे और यहां असीत पाल ने अपनी बातें रखी। আপনি তো সিদ্ধান্ত, আমি এইখানে দাঁড়িয়ে সিদ্ধান্তের কথা বলতে পারি না। ক্যাবিনেট সিদ্ধান্ত নেবে, হ্যাঁ, তার ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি করা, এটা সেটা। তিনি মানুষের কল্যাণের জন্য অনেক কাজ করেছেন, এ কথা বলছি। যদি বিরোধী দল বলে যেখানে সাব ডিভিশন আলাদাভাবে করা উচিত, এটা ব্যর্থতা আছে, তারা বলুক। मिलकर आपको मतलब अपने पार्टी की तरफ से क्या सहयोग रहेगा? এই পশ্চিম বাংলায় আপনি দেখেছেন যখন পরিযায়ী শ্রমিকরা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তরে কাজের জন্য গিয়েছিল, আমাদেরও জানা ছিল না এত মানুষ কাজ করছেন। কিছুদিন থাকার পরে তারা যখন খেতে পাচ্ছে না, বাড়ি ফিরতে চাইছে, কেন্দ্রীয় সরকার 10 পয়সা, নট এ সিঙ্গেল পয়স হেল্প করেননি তাদেরকে ফিরিয়ে আনার জন্য। তখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার রেল বোর্ডকে টাকা দেওয়ার পরে সেই শ্রমিকদের ফিরিয়ে এনেছে ঠিকই, কিন্তু আমরা দুঃখিত, তার আগে বহু মানুষ রাস্তায় মারা গিয়েছেন শত শত কিলোমিটার পায়ে হাঁটতে গিয়ে। আমি যে কথা আপনাকে বলতে চাই, রাজ্যের বিক্ষোভ বিভিন্ন জায়গা থেকে আসছে, খেতে পারে ক্ষোভ লকডাউনের সময় আপনারা দেখেছেন, কেন দেখেননি? যারা বিহার থেকে, ঝাড়খণ্ড থেকে আমাদের রাজ্যে কলকাতা সহ বিভিন্ন জায়গায় কাজ করেছেন, তাদেরকে থাকা খাওয়া নিশ্চিত করেছেন, তাদেরকে রাজ্য সরকারে তাদের ঠিকানায় পৌঁছে দিয়েছেন। ঠিক অনুরূপভাবে পরিযায়ী শ্রমিকরা যখন হাওড়া এবং শিয়ালদাতে ট্রেন এসে থামল, बंगाल के कुल्टी स्थित गोपीनाथ कैंसर अस्पताल में ओपीडी का शुभारंभ होने जा रहा है 16 फरवरी से। इस संदर्भ में एक प्रेस मीट का आयोजन किया गया। इस प्रेस मीट को विशेष रूप से संबोधित कर रहे थे अस्पताल के प्रबंधन कमेटी के एक पदाधिकारी नरेश अग्रवाल, उनके साथ थे संतोष भाई जी और डॉक्टर पुनित की मौजूदगी भी प्रेस मीट में दिखती रही। और इन लोगों ने बताया कि काफ़ी कोशिशों के बाद ओपीडी का शुभारंभ किया जा रहा है। 16 तारीख को 16 फरवरी से इसका शुभारंभ हो जाएगा और यहाँ इलाज भी शुरू हो जाएगा। काफ़ी वर्षों से ये इस प्रोजेक्ट को पर काम चल रहा था और आपको बता दूं कि 2016 में इसकी नींव रखी गई थी और इसकी नींव रखे जाने के बाद काफ़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ा। काफ़ी कोशिशों के बाद आखिरकार इस अस्पताल में ओपीडी का शुभारंभ होने जा रहा है 16 फरवरी को। प्रकाश जी एवं पवन भाई जी के नेतृत्व में और हमारे विशेष अतिथि रहेंगे, उनके द्वारा इस हॉस्पिटल का काफ़ी दिनों से प्रयास चल रहा था। 2016 में हम लोगों ने यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत की थी दुर्गा चंडी पाठ करकर आरंभ हुआ। पहले हम लोगों ने यहाँ शुरू करा। 2019 में फिर शिविर लगा एवं कैंसर की जांच के लिए हम लोगों ने गाड़ी बुलाई। ईंट भट्ठे से जुड़ी एक खबर हमारे पास आ रही है। एक मजदूर के गायब होने की खबर हमारे पास आ रही है रानीगंज से। रानीगंज के जीरा डंगाल इलाके में एक ईंट भट्ठे में काम करने वाली एक मजदूर अचानक गायब हो गई। परमीला कुमारी नामक इस मजदूर के गायब होने के बाद सनसनी फैल गई। अभी तक उसकी कोई खबर नहीं मिली है। अक्सर हम पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं कि ईंट भट्ठे में काम करने वाले मजदूरों का शोषण भी होता है और हर तरह से उन्हें शोषित करने की भी कोशिश की जाती है। इसी के बीच हमारे पास ये खबर आ रही है। आपको बता दूं कि जीरा डांगा इलाके में एक ईंट भट्ठे में काम करने वाली एक मजदूर गायब है और अब तक उसका कुछ भी पता नहीं चल पाया है। इस संदर्भ में ईंट भट्ठे में कार्यरत मैनेजर से हमारे संवाददाता ने बात की और उनसे जानकारी लेनी चाहिए। बोलिए। 11 तारीख नहीं, हमको खाली बृहस्पति के पता है कि बृहस्पति के गायब हुआ है। बृहस्पतिवार से गायब हुआ। हाँ। कितना दिन से काम करती थी यहाँ काम कर रहा था 2-3 महीना हो गया। अच्छा, 2-3 महीना हो गया। हम लोग दशहरे में आए यहाँ पर। अच्छा, किसी से कहीं झमेला या कुछ ऐसा कुछ पता चला? कुछ नहीं हुआ था। किसी से कोई संबंध इस एरिया में? नहीं, सब कुछ नहीं उसको पास है। तो कुछ झमेला किसी से? किसी से नहीं हुआ। हम भी तो उसको नाथी है भाभी। क्या काम करता था यहाँ? ईंटा पारता था। कितना उम्र?
उम्र होगा मोटा-मोटी तो नहीं पता हमको। तो कितना उम्र है? 13-14 साल हाँ, होगा। उतना होगा। ज्यादा होगा। नहीं 14-13। अच्छा, कहाँ घर उनका एक्चुअल घर कहाँ था? ये घर वहाँ फतुआ हम लोग की अथी है टीसन और उन्हीं में गाँव है। आपका क्या नाम है? मेरा बबीता नाम है। उनका क्या लगता है जो गायब हुआ? वो मेरा ननद है। क्या नाम है उनका? उसको परवीन नाम है। कितना दिनों से वो परबिल क्या जो नाम है कितना 3 दिन से गायब। अच्छा, कितना दिन ई भट्टा में काम करता था एनबी में? 4 महीना हो गया। अचानक ऐसे क्या घटना घटा? कुछ नहीं, उसका दिमाग खराब थे, मस्तिष्क ठीक है। अच्छा, इसलिए दिमाग बसा से जोर से खास कर उसका बसा बारह तो थोड़ा बारह हो जा रहा है, तेजी से नहीं। थाना में कंप्लेन हुआ? थाना में गए, फोटो दिए, सब कुछ लिखाए हैं। कितने के मतलब कहाँ का रहने वाली थी? बिहार का। तो उम्र कितना होगा? 18। यहाँ काम क्या करते थे? मतलब 2-3 महीना में काम करता था, 2-3 महीना से। आपका नाम क्या है? रविंद्र नाम। पूरा नाम बोलिए। रविंद्र मांझी। रविंद्र मांझी। अच्छा, आप उनके क्या लगते थे? मेरा भाई है उसका। बहन। अपना बहन है? हाँ, बहन। बढ़िया बोल की बहन। बोलते रहे हैं। अच्छा, ये भाटा का क्या नाम है? जीरा डांग। जीरा डांग। দেখছেন মা বৃহস্পতিবার থেকে নিখোঁজ, কিন্তু আমি জানতে পারি শুক্রবার আমাকে সকালে ওর ভাই এসে বলল যে ওকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এদিক দিয়ে বেরিয়ে গেছে, মানে পায়খানা করতে যাওয়ার নাম করে গেল, নিয়ে আর আসে নাই। নিয়ে তারপর দিনে আমি থানাতে যেয়ে সঙ্গে সঙ্গে জানাই। থানাতে বললো ঠিক আছে, আমি এখন কমপ্লেন নিচ্ছি, যদি আজকের মধ্যে খুঁজে পান তো ভালো, নাহলে কালকে একটা মিসিং ডায়েরি করে দিন। আমি ওর মোবাইল থেকে ছবি নিয়ে তারপর দিন গিয়ে একটা মিসিং ডায়েরি করি, থানাতে আমি জানিয়ে আসি, থানাতে ফটো দিয়ে আসি থানাতে, এবং ফাঁড়িতে দিলাম। ফাঁড়ি আবার থানাকে ইনফর্ম করে দিল যে এরকম একটা মিসিং আছে। ওরা পুরো মিসিং ডায়েরি করেছে, ডায়েরির কপি ওর ভাইয়ের হাতে দিয়েছি। কারোর সাথে ঝামেলা বা কিছু আনুষঙ্গিক? বলছে যে একটু মেন্টালি ডিস্টার্ব ছিল ওর। আচ্ছা, আনুমানিক রেগে যেত। আনুমানিক বয়স কত? আনুমানিক বয়স 18+। ওর আধার কার্ড অনুযায়ী 19 বছর বয়স। আচ্ছা, কোন জায়গার বাসিন্দা ছিলেন উনি এখানে যে কাজ? এটা বিহার থেকে আসে। নাম? মেয়েটার নাম হচ্ছে পারবিলা কুমারী। আচ্ছা, আপনার নাম? আমার নাম সঞ্জিত ঘোষ। মানে দায়িত্ব আপনি? हाँ, पार्टनर। कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के कल्याणेश्वरी इलाके में तृणमूल कांग्रेस की तरफ से एक विशाल बाइक रैली निकाली गई। बाइक रैली में काफी संख्या में तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने हिस्सा लिया और ये बूढ़ा खान जो वरिष्ठ तृणमूल कांग्रेस के नेता है इस इलाके के, उनकी देखरेख में ये रैली निकाली गई। और इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट सचिव राजा खान भी मौजूद थे, बाबाई घोषाल की मौजूदगी भी देखी गई और इन सभी नेताओं की मौजूदगी में, इनकी देखरेख में एक विशाल बाइक रैली निकाली गई। इस बाइक रैली में सैकड़ों की तादाद में तृणमूल कांग्रेस से जुड़े समर्थकों ने हिस्सा लिया। अमर रहे। कुल्टी के देवीपुर में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान स्थानीय नेताओं ने शिरकत की। सत्यजीत दास की उपस्थिति यहां देखी जा रही है और इस कार्यक्रम के दौरान जरूरतमंदों में कंबल भी बांटे गए। आप देख सकते हैं कि यहां जरूरतमंदों में कंबल भी बांटे जा रहे हैं। इससे पहले वक्ताओं ने अपनी बातें रखी और अपनी बातों के क्रम में साफ साफ यहां के लोगों को कहा कि जरूरतमंदों की मदद करना सबकी जिम्मेदारी है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस तरह का कार्यक्रम यहां किया गया। आज हमारे एखाने 16 নম্বর ওয়ার্ড দেবপুর গ্রামে आज R9 एक পথসভা আয়োজন করেছি। তার সাথে সাথে আমরা এখানে কিছু গরিব পরিবার বা আমাদের মা গরিব মায়েরকে আমরা কিছু কম্বল বিতরণ করলাম। 40-50টা কম্বল বিতরণ করা হলো। আমাদের মণ্ডল এবং জেলার পক্ষ থেকে আমরা এই কম্বল বিতরণ করছি এবং আগামী দিনে আমরা চাইব আরও এই প্রোগ্রাম, ছোট ছোট প্রোগ্রাম আমাদের দেবপুর গ্রাম, চলবলপুর গ্রাম, দেবীপুর, চলবলপুর, সবলপুর, যত 16 নম্বর ওয়ার্ডে ছোট ছোট গ্রামে আমরা এই ছোট ছোট প্রোগ্রাম R9 অন্যায়ের প্রোগ্রামের সাথে সাথে আমরা কম্বল বিতরণের একটা কার্যক্রমও কন্টিনিউ চালাবো আগামী দিনে, যাতে আমরা এই মোদিজির চিন্তা ভাবনা আমাদের প্রতিটি গ্রামের মানুষের জাগ্রত করি। তার বিষয়ে আমরা প্রতিটি গ্রামে আমরা স্টেপ নিচ্ছি। এই আমাদের এই 16 নম্বর ওয়ার্ড, যেখানে আমাদের R9 অন্যায়ের যে কর্মসূচি মোদিজির তরফ থেকে এসছে, তারই এই আজ প্রতিফলন আমাদের দেবপুর গ্রাম
আপনার নাম আর পোস্ট? আমার নাম সত্যজিৎ দাস, কুলটি मंडल 4 प्रेसिडेंट। और अब विदा लेने का वक्त हो रहा है, लेकिन जाते जाते हम आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहते हैं, कि महत्वपूर्ण तथ्य आप तक पहुंचाना चाहते हैं। आपको बता दूं कि दिल्ली में 26 जनवरी को किसानों और जवानों के बीच भिड़ंत हुई और काफी हाहाकार मचा, काफी यहां अफरा तफरी का माहौल मचा रहा। इसके पीछे एक साजिश काम कर रही थी, यह कहना है दिल्ली पुलिस के साइबर क्राइम के पुलिस कमिश्नर प्रवीण कुमार का। आज दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान उन्होंने पत्रकारों को बताया कि इसके पीछे एक साजिश काम कर रहा था, अफवाहें फैलाई गई थी और किसानों को बहकाया गया था, और इसके पीछे खालिस्तान के समर्थकों का बहुत बड़ा हाथ है। इस तरह की बातें कही गई दिल्ली पुलिस की तरफ से। दिल्ली पुलिस के साइबर क्राइम के पुलिस कमिश्नर प्रवीण कुमार ने पत्रकारों से यहां बातचीत करते हुए इस तरह की बातें कही, और इन्हीं बातों के साथ हम लेंगे आपसे विदा। आप हमारे साथ बने रहें, संपर्क बनाए रखें और हम तक अपनी बातें पहुंचाते रहें। और आपके सहयोग के लिए, आपके स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ सहयोग बनाए रखें और अपना प्यार, अपना स्नेह भी हम तक पहुंचाते रहें। नमस्कार।